हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और ऐसे वक्त पर हैं जब यहाँ पर लगातार इतने ज़्यादा राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं जिसकी धमक पूरे देश की राजनीति महसूस कर रही है। और आज बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि आज 5 जुलाई है। हम इस वक्त हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, इनका रेसिडेंस यहीं पर पटना का, और आज ख़ास इसलिए क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान इनके पिता, आज उनकी जन्म जयंती है और इस मौके पर कई कार्यक्रमों के बाद समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बिजी हैं और हमें पता है, लेकिन हम आज के दिन आपसे विशेषकर बात इसलिए करना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा दिन है जो आपको रिफ्लेक्ट बैक करने का एक मौका देता है और सामने जो आपके टास्क है उस टास्क के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं बताता है कि क्या क्या आपको करना है, आगे बढ़ना है। हाउ डू यू रिमेंबर योर फादर, और आज का दिन आपके लिए क्या मायने रखता है? Well, I think you have read my mind absolutely. हकीकत है, आज के दिन ना कई यादें दोबारा से आपके जहन में कौंधती हैं। उनकी कही हुई बातें, उनके सोच, उनके विचार, वो समय जब आप उनके साथ ये आज का दिन मनाते थे, उन दिनों क्या होता था, कैसे रात में घर पे हम लोग बर्थडे ब्रिंग इन करते थे, अगले दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जाता था। मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड इमोशंस, फिर एक वो लगन कि उनके सपनों को पूरा करना है, उनकी सोच, उनके विचारों को आगे लेकर जाना है। सो मल्टीपल थिंग्स मुझे लगता है पिछले 10-12 घंटे से जहन में चल रही हैं और वे चलेंगी, चलती रहेंगी। आज के दिन परिवार के लिए भी थोड़ा एक इमोशनल पल होता है, फॉर माई मदर, फॉर माई सिस्टर, एवरीबडी। बट हाँ, इन तमाम चीज़ों को संयमित करते हुए लक्ष्य एक ही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ निकला हूँ। मेरे प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण साल है। इसी साल बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में वो टारगेट क्लियर है, वो लक्ष्य क्लियर है और उसी की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। चिराग जी, जब आप ये कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो इसके मीनिंग होने चाहिए। आज जब मैं यहाँ पटना में हूँ, पटना में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात पर हो रही है तो यहाँ के एक व्यापारी की हत्या की। वो व्यापारी जिन्होंने इस जगह को, अपनी ज़मीन को हमेशा कंट्रीब्यूट किया, उनकी हत्या हो जाती है। और वो एक ऐसा परिवार है जिसके साथ पहले भी ये घटना घटी है। बिहार फर्स्ट, क्या इस तरह की हत्याएं अगर होती रहेंगी तो हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, मैं कतई में ऐसी घटनाओं का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। बट अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए आज की तारीख में। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक व्यापारी, उनके साथ ये घटना घटी है, डेफिनेटली यस, उनके साथ, उनके परिवार के साथ मैं हूँ। पर अगर एक भी ऐसी घटना हमारे यहाँ होती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और बिहार जैसे राज्य में मौजूदा सरकार जो सुशासन के लिए जानी जाती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो आपकी छवि को बिगाड़ने की सोच के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो अपराध को बल देने का कार्य कर रहे हैं, उसको तुरंत नियंत्रित करने की ज़रूरत है। मैं स्वयं स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक सबके संपर्क में हूँ। सरकार का मैं हिस्सा नहीं, बट जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, ऐसे में अगर उस सरकार के रहते हुए अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये एक व्यापारी की हो या गांव में रह रहे किसी एक गरीब व्यक्ति की हो, एक भी ऐसी घटना जिसमें कोई परिवार अपने परिवार वाले को खोता है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पर मैं आपको रखना चाहूँगा इसी सवाल पर। और देखिए, बहुत सी बातें होती हैं जो स्टैंडर्ड लाइंस होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप जनता को बताते हैं कि इस घटना से दरअसल वो जो आहत है उनके ऊपर मरहम कैसे लगे। अब इस घटना विशेष के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो रही है जिसका घर पुलिस महकमे से, थाने से एकदम करीब है, डीएम भी वहीं पर, डिस्ट्रिक्ट जज का भी घर, पटना के गांधी मैदान के आसपास का इलाका। ये क्या कहता है? देखिए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, सालों से हैं, और कैसे कोई इस बात को, ठीक है आप इस घटना की निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं लाइन एक है वो खींचनी पड़ेगी। आप सब लोग एनडीए के सदस्य हैं। इस घटना विशेष के लिए जो विपक्ष कह रहा है उसको छोड़िए। दरअसल
आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसी बातें आनी चाहिए जो जनता के बीच में संदेश नहीं बन नहीं, के जाए। जिम्मेदारी जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए। निंदा करने से नहीं होगा, निंदा तो सब कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बट जिन लोगों की लापरवाही, जो जो उदाहरण आपने दिए, बगल में चौकी है, वहीं पे बड़े बड़े अधिकारियों का घर है। इस पर्टिकुलर अगर घटना का भी हम लोग जिक्र करें, इनके परिवार ने ऑलरेडी एक सदस्य को पहले खोया है। इनके परिवार में ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला सी रही है, इससे पहले भी अटैक हुए हैं। पर अगर उसके बावजूद अगर ये घटना हो रही है तो चूक तो है, लापरवाही तो है, और वो जवाबदेही तय होना बहुत ज़रूरी है। निंदा मात्र से नहीं होने वाला है। और मैंने भी, जब मैं प्रशासन से भी जब मैंने बात की और सरकार के समक्ष भी जब मैं इन बातों को एक सहयोगी होने के नाते जब मैं रख रहा हूँ, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ निंदा करके अगर हम लोग शांत रह गए तो एक के बाद एक ये तो श्रृंखला सी बनती जा रही है। और एक ऐसे राज्य के लिए जिसके नेतृत्व में सुशासन का एक विश्वास लोगों के बीच में आया था, मैं मानता हूँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होंगे जो उनकी इस छवि को बिगाड़ना चाह रहे होंगे, पर अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो करने में सफल कैसे हो रहे हैं? ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही तो तय होनी करनी होगी ना। और इसके लिए सरकार को आज ही और कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। जंगल राज ये बातें सुनते रहते हैं हम लोग, मंच पर खड़े होकर के सब नेता कहते हैं, तो फिर ये जंगल राज पार्ट 2 इस तरह की कुछ बातें अब लोग कहने लगे। देखिए, मैं उस दौर का हूँ जिसने सही मायनों में उस जंगल राज को देखा है। मैं आज की तारीख में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जब मैं उनके पास में जाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि उनको जानना ज़रूरी है। बिकॉज होता कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सीधा कंपेयर करते हैं दिल्ली से, मुंबई से, लंदन से, अमेरिका से, कि हमारा राज्य अभी तक उस लेवल पे क्यों नहीं पहुँचा। उनको ये जानना ज़रूरी होगा कि हमारा राज्य आया कहाँ से है। और जब आप जंगल राज का आप जिक्र करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, वो चिंता का विषय होना चाहिए। मेरी सरकार नहीं, किसी भी सरकार के लिए वो होना चाहिए। ये चिंता का विषय उस वक्त 90 के दशक की उस राजद की सरकार का नहीं था, इसीलिए अपराध अपनी चरम पे गया। आज तो हम लोग, जब ये एक घटना घट रही है तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। सोचिए उस दिन, मतलब उस दौर में रोज़ कितनी हत्याएं, कितने अपहरण, रोज़ कितनी डकैती, सार्वजनिक समारोह के नाम पे दुकानों को लूट लेना, व्यापारियों को लूट लेना, सुनारों को लूट लेना, गाड़ियों को निकाल लेना वहाँ से, शोरूम से। ये घटनाएं किस स्तर पर होती थी उस 90 के दशक में। और इसीलिए मैं इन बातों को और ज़्यादा प्रमुखता से कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि शायद हम लोग वो एक आखिरी पीढ़ी हैं, हम लोग वो लास्ट लिंक हैं बिटवीन दैट एरा एंड दिस एरा। उन बच्चों ने जिन्होंने वो दौर नहीं देखा, शायद वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो कितना डरावना था। बट मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, और उन लोगों ने अनुभव किया है जो बिहार छोड़ कर गए हैं, जो आज दूसरे राज्यों में रह रहे हैं या दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन लोगों ने इसका अनुभव किया है। तो मैं इन दोनों को मैं कंपेयर नहीं करूँगा। बट अगेन आई रिपीट, माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो अपराध नहीं है या वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। एक भी घटना, भले वो बिहार के किसी एक गांव में कितने ही गरीब व्यक्ति के साथ क्यों ना घट रही हो, वो भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आज की ये घटना। अब देखिए, ये जो बातें आप कहते हैं और ये बातें जो कि शायद अभी इस वक्त कहीं भी जानी चाहिए, तो आपको ये एक दूसरे लीग में ले जाता है। आप सहयोगी होकर के भी सहयोगियों जैसी बातें नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें एक नया बिहार बनाने की बात है। तो क्या ये जो मौजूदा नेतृत्व है, ये मौजूदा जो सिस्टम है, क्या ये उस नया बिहार को बनाने में सक्षम नहीं है जो आप अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने आप को पहले तो अलग करूं इन चीज़ों से कि मेरी एक अपनी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की एक सोच है, जिसको लेके मैं बहुत प्रमुखता से मैं आगे चल रहा हूं, जहां पे कतई आपराधिक घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, जहां पे जवाबदेही तय होना बहुत ज़रूरी है, जहां पे अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का होना अति महत्वपूर्ण है। एक ऐसा बिहार, एक ऐसा विकसित, शिक्षित बिहार जो किसी भी मापदंड में कहीं से भी कम नहीं हो, और अपराध जैसी घटनाओं और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं की तो कतई वहाँ पे जगह नहीं है। बट आपने एज अ सहयोगी, क्योंकि आज मैं उसी भूमिका में हूँ, एक सहयोगी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं अपने सहयोगियों को भी बताऊँ कि हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं या क्या चूक हो रही है। कई बार होता ऐसा है कि शायद जानकारी के अभाव में लोग क्या सोच रहे हैं या लोग कितने सही में परेशान हैं, शायद कुछ जानकारी नहीं पहुंचे। तो मैं वो लिंक बनना चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं तो,
और मैंने हमेशा ये किया है अपने सहयोगियों के साथ। आप अगर मेरा पूरा 10-11 साल की अगर आप जर्नी देखें, समय समय पर रहकर भारतीय जनता पार्टी हो कहीं पे लगा, अलग अलग विषयों को लेकर, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट लेकर हो, लैटरल एंट्री का विषय लेकर हो, वक्फ बोर्ड पे अपनी तरफ से अपनी बातों को रखना हो, वो मैंने किया है। और राज्य सरकार के साथ भी समय समय पर। और आपराधिक घटनाएं जब आज की तारीख में हर एक बिहारी के लिए इतना चिंता का विषय बनी है, तो सरकार को ये बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में तो एक और जिम्मेदारी है कि आप ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बिहार लौटने की बात आप खुद कहते हैं, आप बिहार लौटें, चुनाव लड़ें। क्या इस बारे में पार्टी ने मन बना लिया? चर्चा चल रही है पार्टी में। इच्छा मैंने ज़रूर रखी है कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी को ये फैसला लेना है। जब मैं कहता हूं पार्टी को फैसला लेना, छूटते ही मुझ पे सवाल दागे जाते हैं, आप ही पार्टी हैं, आप ही सर्वोसर्वा हैं। सही बात है, बट जब मैं कहता हूं कि पार्टी को फैसला लेना है, पार्टी को मंथन करना है, ये अध्ययन करना है, ये चिंतन करना है कि मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को, गठबंधन को फ़ायदा है कि नहीं है। पार्टी निरंतरता में चर्चा कर रही है, लड़ूंगा तो कहाँ से लड़ूंगा। पार्टी ने ये भी सुझाव दिया कि एक सामान्य सीट से लड़ा जाए, ये भी एक खूबसूरत प्रस्ताव है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी मंथन अध्ययन चल रहा है और मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग एक फैसले पे पहुँचेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप विकल्प बनना चाहते हैं क्या, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूं कि जब आपके समर्थक ये कहते हैं कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो जाहिर है कि एक केंद्रीय मंत्री अगर विधायक के चुनाव में जाना चाहते हैं तो वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आना चाहेंगे जिसमें उनको कुछ चेंज करने का अवसर मिले, और वो मुख्यमंत्री का पद होता है, क्योंकि आपने खुद डिप्टी सीएम के पद को रूल आउट भी किया है पिछले दिनों। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं अभी कम से कम कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जब भी आपको ये मौका मिलता है, यू वुड बी इन ए बेटर पोजीशन, जो कि आप करना चाहते हैं बिहार के लिए, उसे अंजाम देने में? वेल, आई बिलीव दैट आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन जब मैं सरकार का हिस्सा होऊंगा बिहार में। आज की तारीख में मेरे लिए परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा असहज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मैं बिहार में सरकार का हिस्सा ही नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे कोई विधायक ना विधान परिषद ना विधानसभा में है, तो मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। जब आप सरकार का हिस्सा नहीं होते तो आप पॉलिसी मेकिंग, नीति ड्राफ्ट करने में आपकी कोई भूमिका नहीं रहती। वो तमाम बातें आपको भी पता चलती हैं सार्वजनिक तौर पे जैसे पता चलती हैं, या सहयोगी होने के नाते शायद पहले आपको थोड़ी पता चल जाती हैं, बट उसमें आप कोई सक्रिय भूमिका आप नहीं निभा सकते, जो मैं अभी नहीं निभा पा रहा हूँ। विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम मेरी पार्टी उस भूमिका में आएगी। जहाँ तक रही बात किसी पद पर जाने की, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ हमेशा मैंने देखा है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बड़े बड़े पदों पर मंत्री के तौर पर अलग अलग विभागों में उन्होंने बहुत खूबसूरत काम उन्होंने करने का प्रयास उन्होंने किया है। मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं, अगर ऐसी होती 2020 का मुझे लगता है बहुत खूबसूरत समय था मेरे पास, जब मेरे पिता का निधन हुआ था। उस वक्त कोई मुझसे सवाल भी नहीं करता, मुझे जितनी सीटें देते मैं उतने पे लड़ता, 15 दी जा रही थी, 12-13 मेरे विधायक जीत के आते, क्योंकि उस वक्त वो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था जैसे आज है। एनडीए अगर एकजुट होकर उस वक्त चुनाव हम लोग लड़ते, 12-13 मेरे विधायक जीत के आते, 3-4 मंत्री बनते, मैं खुद केंद्र में मंत्री होता। मैं आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं केंद्र में मैं मंत्री बन गया होता, अगर मुझे किसी पद की लालसा होती। और आज की तारीख में जिस राज्य का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तमाम सहयोगियों ने अपना विश्वास जताया है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पुनः एक बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आपके सहयोगी हैं जितिन राम मांझी, और आप उन्हें अपना बड़ा मानते हैं, और उन्हें ये लगता है कि बहुत प्रायोजित तरीके से आप काम करते हैं, और आप पूरा का पूरा जो नेतृत्व है दलित लीडरशिप के, ये एक वैक्यूम जैसी स्थिति है, आप उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। और एक शब्द उन्होंने आपके लिए प्रयोग किया, आप तक पहुंच ही गया होगा कि नासमझ हैं आप। नासमझ, अनुभव की भी कमी, और सर आंखों पे है उनकी ये सारी बातें। मतलब हकीकत देखिए, उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में मुझसे बड़े हैं। मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं, अभिभावक के तौर पर हैं। उनसे मैं सीखता हूँ बहुत सी चीज़ें, उनसे मैं सीखना चाहता हूँ बहुत सी चीज़ें। कई बार अगर वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं तो मैं उनकी नाराज़गी को भी समझने का प्रयास करता हूँ। घर में, परिवार में आपके बड़े बुज़ुर्ग भी आपसे नाराज़ होते हैं, संभवतः आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से उनकी चिंताएं होंगी। मैं इन तमाम बातों को मैं समझने का मैं प्रयास करता हूँ, उनके अनुभव से मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। उनके मुकाबले मैं यकीनन ना समझ हूँ, दुनिया जितनी उन्होंने देखी है उसकी आधी भी मैंने अभी तक नहीं देखी। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ने की सोच रखता हूँ। सदन में मैं उनके साथ बैठता हूँ, बगल वाली सीट पे मैं उनके बैठता हूँ, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर कर प्रयास करता हूँ। बट हाँ, ये सारी बातें अगर उन्होंने कही है
तो इस पे भी मैं सोच ही रहा हूँ बल्कि कि कहाँ पे क्या गलत हुआ या क्या बेहतर हो सकता है। बट मैं किसी रेस में नहीं हूँ। अगर किसी के मन में या विपक्ष ऐसा भ्रम फैलाना चाहता है कि कोई दलित का बड़ा नेता बनना चाहता है और मेरी महत्वाकांक्षा, वो कतई नहीं। वो हैं बड़े, उनका अनुभव ज़्यादा है, वो नेता बड़े हैं, वो व्यक्ति बड़े हैं। मैं कतई उनके साथ में किसी रेस में नहीं हूँ। प्रधानमंत्री के उस मंच पर आप मौजूद थे जब उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक बहुत अच्छा काम किया है नीतीश जी ने, और अब आ गया है टेक ऑफ का, उड़ान का समय। ये उड़ान जो कि अब भरनी है एनडीए सरकार को। तो नीतीश जी का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ उड़ान, नया चालक दल भरेगा या फिर वही पुराना चालक दल? ये वही सवाल है। नहीं, मुझे आप लगता है डिफाइन कीजिए, क्योंकि आप एनडीए सहयोगी हैं, मंच पर मौजूद थे, कुछ आपके भी जहन में बात आई होगी। देखिए, मेरे प्रधानमंत्री ने जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियों में मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने बिहार को इस हालात में लेकर आए हैं। मेरे प्रदेश की विडंबना सबसे ज़्यादा ये रही है कि विरोधाभास की सरकारें रही हैं यहाँ पे। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो राज्य में एनडीए की सरकार होती थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो मेरे बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। और जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, उसका लाभ क्या होता है ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखा है। जब दोनों सरकारें एक सोच की होती हैं तो वो कार्यों में सहजता आती है, वो गति आती है विकास के कार्यों में। नहीं तो विरोधाभास की सरकारें में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतरने देती, राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार पारित नहीं करती है। विरोधाभास जो मेरे राज्य ने लंबे समय तक झेला है, एक बहुत लंबे समय के बाद हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में हम लोगों को, वो भी बीच में थोड़े टुकड़ों में आया, बट अब थोड़ा स्थिर स्थिति में हम लोग को डबल इंजन की सरकार मिली है, जिसका लाभ देखने को हम लोग को मिला। कल घटनाक्रम होने वाला है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। चक्का जाम बिहार में प्लान किया जा रहा है, और वो इसलिए प्लान किया जा रहा है कि ये आरोप लग रहे हैं कि डिसएनफ्रेंचाइज, यानी कि बहुत से वोटर जो वोट दे सकते हैं, उनसे ये जो नया गहन मतदाता पुनरीक्षण, ये जो कार्यक्रम लाया गया है, इसके ज़रिए वोटिंग का अधिकार ही छीना जा रहा है। अब ऐसे कैसे होगा चिराग जी कि कोई आदमी वोट करना चाहे और उसका वोटिंग का अधिकार ही छीन जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है ये कि कोई वोट करना चाहे और आपसे उसका वोट का अधिकार? ये उन्हीं के साथ संभव है जो सही मायनों में या तो हमारे नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, या कोई असामाजिक सोच के साथ हमारे राज्य में रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सैनिटाइज होना ज़रूरी है, और ये निरंतरता में अपनाई गई प्रक्रियाओं का ही हिस्सा है। समय समय पर इससे पहले भी ये होता रहा है, और ऐसे में अगर आज ये किया जा रहा है, मेरी समझ के परे है कि क्यों विपक्ष को इस बात से चिंता है। आज अगर किसी की जांच करके इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई एक ऐसा वोटर जो वोट दे सकता है और वो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, अगर उसको जोड़ा जा रहा है तो क्या गलत है? कोई एक ऐसा वोटर जिसको गुजरे हुए एक लंबा समय हो गया है पर उसके बावजूद उनके नाम पर अगर वोट डल रहे हैं, तो अगर उसको अगर उस सूची से बाहर किया जा रहा है तो इसमें चिंता क्या? और जब ये लोग बोलते हैं, जब ये लोग कहते हैं कि भाई इससे कई गरीब लोग जिनके पास दस्तावेज नहीं है, हम लोग हैं ना, हम लोग राजनीतिक दल क्यों हैं? अगर मेरे पास कोई ऐसा विषय आएगा तो मैं उनकी मदद करूंगा। रहा है, हाँ। आप उसकी बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप खुद पलायन के बारे में बहुत बातें करते हैं। बहुत से लोग जो पलायन करके दूसरी जगहों पर गए हैं, 9-9, 10-10 महीने बाहर कमाते हैं, सूरत में कमाते हैं, मुंबई में कमाते हैं, वो क्या इस वक्त आ पाएंगे? क्या वो कर पाएंगे? क्या आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ये प्रयास हो सकता है कि आप चुनाव आयोग से कहें कि जो लोग अपनी जगहों पर हैं, अपने आप को री रजिस्टर करने के लिए उनको उस तरह की सहूलियतें हों? आज की तारीख में, और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, हर बिहारी जो बाहर रह रहा है वो अपने राज्य को लेकर इतना ज़्यादा जानकार है और इतना ज़्यादा तत्पर है कि वो इन तमाम भूमिकाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहा है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी जड़ें तो यहीं हैं ना, उनकी जड़ें तो यहीं हैं। तो ऐसे में उनको किसी तरीके की दिक्कत आए, और ऐसा तो नहीं है कि एक हफ्ते का समय उसमें आपको कर देना है सारी चीज़ें। अक्टूबर तक का, एंड ऑफ सितंबर तक का समय दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा हो हल्ला ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि उनको इसमें अपना राजनीतिक लाभ या नुकसान दिख रहा है। उनको कहते हैं कि उनके वोटर्स जो हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे, उनके ही वोटर्स वोट नहीं कर पाएंगे। आप लोग तो एकदम कॉन्फिडेंट हैं, आपके साथ तो नुकसान तो होगा ही। उनसे पूछ लीजिए कि अब ईवीएम तो ठीक हो गई ना। मतलब ये क्लियर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि वो ईवीएम का मुद्दा चला नहीं,
वो ज़्यादा तूल पकड़ पाया नहीं, ज़मीन के साथ वो मुद्दा जुड़ पाया नहीं, तो अब ईवीएम छूट गया, अब एक नया बहाना। आप कितने नए बहाने, और ये महाराष्ट्र से मैं देख रहा हूँ ये बहाने की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र से राहुल जी ने इस बहाने की शुरुआत की कि अरे नए वोटर जोड़ दिए गए तो इसको जोड़ दिया गया। दिल्ली में भी इसको कम ज़्यादा उठाने का प्रयास किया, पर दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी हार गई थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी कांग्रेस को वहाँ पे हुई नहीं, वो लोग चाहते ही वो थे। अब इसको बिहार में भी बनाया जा रहा है कि इसको जोड़ दिया जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, अब इनके लिए ईवीएम ठीक हो गई। हार इनको समीप दिख रही है, करीब दिख रही है, और हार को देखते हुए ये लोग पहले से ही बहाना तैयार करने लगते हैं। इससे पहले ईवीएम वो बहाना होता था, अब ये बहाना बन गया। ओवैसी साहब भी उठा रहे हैं यही मुद्दा, तेजस्वी भी उठा रहे हैं यही मुद्दा। क्या भविष्य में ये दोनों आपको साथ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि अगर अलग रहते हैं तो आपको फायदा होता है। लाने का प्रयास तो किया जा रहा है, अब आना चाह रहे हैं कि ये लोग लाना चाह रहे हैं, ये तो खैर यही लोग बेहतर बता सकते हैं, बट चर्चाओं में तो है। क्योंकि इस बात का भी तो डर है कि जो इनका वोट बैंक है, और मैं वोट बैंक की परिभाषा से मैं सहमत नहीं होता। जब आप सांप्रदायिकता और जातीयता पे आधारित एक अपना समीकरण तैयार करते हैं जो और ज़्यादा राज्य में भेदभाव की भावना को बल देने का काम करता है। इनके एमवाई में है क्या? एक एम है जो कि सांप्रदायिकता है और एक वाई है जो कि जातीयता पे आधारित है। मेरा भी एक एमवाई है, पर मेरे एम में तो महिलाएं हैं और मेरे वाई में युवा हैं। पर ऐसे में इनका एम जब इनको बिखरता हुआ दिखता है, वहाँ से इनकी चिंताएं शुरू होती हैं। पिछली बार भी ओवैसी साहब आए थे बिहार में, उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, और उनका जितना प्रदर्शन बेहतर हुआ, चिंताएं किनकी जागी? इन्हीं लोगों की जागी ना। जब उनके विधायक जीत कर आए तो इन्हीं के ही वोट बैंक में, जिसको ये अपना वोट बैंक मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं आज की तारीख में मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि जिस मुसलमान वर्ग की बात हो रही है उसमें भी एक बहुत बड़ा चंक है जो कि पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ आज की तारीख में जुड़ा है। जिस तरीके से वफ्त में हम लोगों ने संशोधन करने का काम किया, आज की तारीख में हर वो मुसलमान जो गरीब है और जानकार है उसको समझ में आ रहा है कि ये तमाम संशोधन पूरी तरीके से प्रो पुअर मुसलमान हैं, गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए हैं। जो मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथ में जो ये पूरी संपत्ति थी और जिसको कभी भी जब्त किया जा सकता था, उसके लिए उनको वो अधिकार दिए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उनको सशक्त किया गया है। ऐसी मुसलमान महिलाएं जिनको ट्रिपल तलाक से हमारी सरकार ने निजात दिलाने का काम किया, ये आज की तारीख में मजबूती से हम लोगों के साथ ये लोग जुड़े हैं। तो ऐसे में अगर ये लोग उस भ्रम में भी हैं कि इनके साथ वो पूरी मजबूती से मुसलमान वर्ग है और उसमें कोई बिखराव ना हो, जो पिछली बार हुआ तो ओवैसी साहब के आने की वजह से, तो इसलिए उनको भी अपने पाले में कर लिया जाए। तो मुझे नहीं पता कि चिट्ठी लिखी है कि चिट्ठी लिखवाई गई है, वो आना चाह रहे हैं कि ये बुलाना चाह रहे हैं, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। आखिरी प्रश्न, इंक्रीजिंगली लोग बाग अब ये कहने लगे हैं कि ये जो बिहार का चुनाव है ये नए जनरेशन का चुनाव है, और जो पुराने नेता थे, और उसमें आपके पिता भी हैं, लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, इनका जो एक वॉक टूवर्ड्स द सनसेट होता है पूरे सम्मान के साथ, वो स्थिति आ रही है। और ये जो फाइट है धीरे धीरे तेजस्वी बनाम चिराग, ये होती चली जा रही है। इस असेसमेंट पर आपका क्या कहना है? ये मुझे लगता है कि लॉ ऑफ नेचर है, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है। पिछली पीढ़ी आपको अपने अनुभव से बहुत कुछ सिखा के जाती है। मैं थोड़ा सा इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि मेरी पिछली पीढ़ी का आशीर्वाद, उनका साथ मुझे लंबे समय तक मिले। पापा का इतनी जल्दी और ऐसे जाना, ये ज़रूर एक अकेलेपन का एहसास मुझे दिलाता है। पर मैं खुश हूँ कि मेरे बाकी के जितने युवा साथी हैं उनके साथ उनके पिता हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बट मैं इवेंचुअली मैं ये मानूंगा कि ये बात पीढ़ियों के बीच की नहीं है, ये बात एक्सेप्टेबिलिटी की है कि जनता किसको अपनाती है। हो सकता है कि शायद कोई और, शायद वो अगली पीढ़ी या उस पीढ़ी के बीच का कोई व्यक्ति हो, मेरे पिता का कोई सहयोगी हो, लालू जी का, आदरणीय लालू जी का कोई साथी हो, वो आ जाए, वो बेहतरीन प्रदर्शन कर जाए। हम सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस सोच के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस तरीके से लोगों में ये विश्वास बढ़ा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, और धीरे धीरे मेरे अलग अलग माध्यम से जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आज हमारे यहाँ बीटो का भी एक कार्यक्रम है, ये भी एक ऐसी संस्था है
बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 2023 में मैंने शुरुआत की थी, इसमें मैं ऐसे बिहारियों को एक मंच पे लेकर आ रहा हूँ जो कि देश से बाहर रहते हैं, जो कि नॉन रेसिडेंट्स हैं और वो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे बिहारी जो दूसरे देशों में जिन्होंने अच्छा नाम बना लिया है, वो हमारे प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको एक मंच पर लाकर हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा EOIs हम लोगों ने इसको लेकर हम लोगों ने साइन किए हैं, जो आ रहे हैं यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट जिसका घोषणा मैं आजकल में ही करने वाला हूं, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बिना सरकारी और सरकारी दायरों में बांधे हुए कि ये सरकार करेगी वो सरकार करेगी, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अपने इनिशिएटिव से ही बीटो के माध्यम से हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। तो मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का प्यार भरपूर मिलता है तो मेरा उत्साह और बढ़ता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चिराग पासवान। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू और आज के दिन के लिए हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। चिराग पासवान जो कि बहुत सी बातें कह रहे हैं, भविष्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राह बहुत पथरीली है। बिहार में चुनाव होने हैं और सब लोग ये मानते हैं कि अगर किसी राज्य में विपक्ष मजबूत है, टफ है, तो वो बिहार राज्य है। और ऐसे में जो कल्पनाएं बिहार के लिए इन्होंने कर रखी हैं, कितना साकार कर पाते हैं, किसके ज़रिए साकार हो पाता है, ये तमाम बातें हैं जिस पर नज़र रहेगी। कैमरामैन सनी के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 पटना।